वो कोई बहुत ही तारीख़ी लम्हा था जब मुनव्वर ज़मा के पेरेंट्स ने इनका नाम मुनव्वर ज़मा रखा था। मुनव्वर ज़मा का मतलब होता है ज़माने को रोशनी देने वाला। सच्ची बात यह है कि आप वो काम कर रहे हैं, मैं बिला किसी एग्जेजरेशन और मुबालगे के कहता हूँ, जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम करते थे। इससे ज़्यादा मैं और कोई ऊंचा कमेंट नहीं कर सकता। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम के लिए ही अल्लाह पैगंबरों को भेजा करते थे, किताबों को उतारा करते थे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे पास, मैं फिर कहता हूँ, अल्फाज नहीं है कि ये जो काम, अजीम काम शुरू किया है मुनव्वर ज़मा ने। मैं बहुत दिन से इसकी तफसीलात सुन रहा था, लोग मुझे बताते थे क्या क्या हो रहा है, और मैं चुपके चुपके और तो कुछ कर नहीं सकता था। कभी कभी दिल से दुआ ज़रूर निकलती थी। और आज मैं इंतहाई पुरुम्मीद होकर, पहले से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनकर, पहले से ज़्यादा उम्मीदें लेकर यहाँ से जाऊँगा, इस यकीन के साथ कि उम्मत और इंसानियत का मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये जो कंपेशन है, ये जो ब्रदरहुड है, ये जो सच बोलने को आपको सिखाया जा रहा है। एक उम्मीद है कि वाकई यही तरीका है इस ज़माने में यूथ को रिफॉर्म करने का, यूथ को एड्रेस करने का, यूथ की जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का। यही एक तरीका है। और जिसको भी नसीब हो जाए मुनव्वर ज़मा, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए, आपकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो काम अल्लाह आपसे ले रहा है उस पर आपको खुद और आपकी पूरी टीम को शुक्र करने की तौफीक दे। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे पास आज वर्ड्स की बहुत कमी है। मैं अपनी खुशी और अपनी उम्मीद जाहिर करने के लिए अल्फाज नहीं पा रहा हूँ। मैं आज अपने प्यारे मुल्क के फ्यूचर को बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। आप जो लोग सामने बैठे हैं, ये सब हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और मैं ये समझता हूँ कि वो कोई बहुत ही तारीख़ी लम्हा था जब मुनव्वर ज़मा के पेरेंट्स ने इनका नाम मुनव्वर ज़मा रखा था। मुनव्वर ज़मा का मतलब होता है ज़माने को रोशनी देने वाला। सच्ची बात यह है कि आप वो काम कर रहे हैं, मैं बिला किसी एग्जेजरेशन और मुबालगे के कहता हूँ, जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम करते थे। इससे ज़्यादा मैं और कोई ऊंचा कमेंट नहीं कर सकता। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम के लिए ही अल्लाह पैगंबरों को भेजा करते थे, किताबों को उतारा करते थे। मैं बहुत यकीन के साथ कहता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के जो उन्वान आपके सामने लिखे हैं, वो चाहे पैशन हो, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, ये सब वही चीज़ें हैं जिनके सिखाने के लिए आसमानी किताबें आई थीं, मज़हब और धर्म आए थे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए थे, और इनको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नेचुरल तरीके पर सिखाकर एक खूबसूरत सोसाइटी, एक आइडियल कम्युनिटी तैयार की थी। आखिरी रसूल सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काम जो यहाँ हो रहा है, अल्लाह सलामत रखे और नजर बस से बचाए। और जिस तरह का रिस्पांस यंगस्टर्स और यूथ हमारे दे रहे हैं,
जिस तरह आप शौक और ज़ौक़ के साथ, बहुत अहमियत के एहसास के साथ आप जिस तरह इस एजुकेशन को ले रहे हैं, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं और आपको अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए, क्योंकि आप को देखकर ये उम्मीद बनती है कि आप सेवियर बनेंगे मुल्क के भी और ह्यूमैनिटी के भी। इसलिए कि इस वक्त दुनिया सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तलाश में है, प्लीज़ बिलीव मी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तलाश में है वो ऐसे ही लोगों की तलाश में है जो हाईली एजुकेटेड भी हों, इंटेलिजेंट भी हों, कॉन्फिडेंट भी हों, बट स्टिल हम्बल हों, पॉजिटिव हों, और वो सिर्फ अपने लिए न जिए, वो समाज के लिए, दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, इंसानियत के लिए जीने का हौसला पैदा करें। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि जो एक कॉम्प्रहेंसिव किस्म का टैलेंट, एक ऑल राउंड किस्म का जो टैलेंट खुदा ने हमारे मुल्क को दिया है, इस मिट्टी को दिया है, शायद ही वो दुनिया में किसी और कौम को मिला। और शायद यही वजह थी कि इंसानियत के बहुत मोहब्बत करने वाले परवरदिगार ने जब पहले इंसान को ज़मीन पर उतारने का फैसला किया तो उसने भारत को ही चुना। पहला इंसान, सारी दुनिया के स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि वो इंडिया ही में आया। वो हमारे साउथ इंडिया का जम्बू सराल द्वीप, जिसका नाम पुराणों में जम्बू सराल द्वीप के हिसाब से लिखा है, और जिनके उतारने की पूरी तारीख भविष्य पुराण में मैंने खुद पढ़ी है, वो आज श्रीलंका में है, जो असल में भारत का ही एक अंग था। क्या वजह है कि उसको यहाँ उतारा गया? खुदा का कोई फैसला किसी लॉजिक के बगैर नहीं होता, उसके पीछे रीजनिंग होती है। आज हमारे ज़माने में प्रोफेशनल्स बहुत तैयार हो रहे हैं, लेकिन वही प्रोफेशनल्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम भी कर रहे हैं। आम गरीब इंसानों के बचाए हुए पैसे जो वो बैंक में रखते हैं, उनको बैंकों से चुरा कर देश से बाहर ले जा रहे हैं। ये एजुकेटेड लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। एजुकेटेड कहना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन लिटरेट लोग तो हैं, डिग्री होल्डर्स तो हैं, क्योंकि एजुकेशन तो उसको नहीं कहते। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, एजुकेशन तो वो है जो आपको यहाँ मिल रही है। तो प्रोफेशनल हैं बट वैल्यूज़ नहीं है। और अगर थोड़े बहुत वैल्यूज़ हैं कहीं मठों में, मदरसों में, खानकाहों में, तो उनके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो वो मॉडर्न एरा के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। वो इवन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बहुत सी चीज़ों को। और इंसान सोसाइटी को कुछ दे नहीं सकता, ले सकता है बाय हुक और बाय क्रुक, वो लूट सकता है, वो लोगों के होठों पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता, वो आंखों में आंसू ले आएगा, लेकिन वो गरीबों को अपलिफ्ट नहीं कर पाएगा। प्लीज सीरियसली इस बात को सोचिए कि 12 लाख किसान खुदकुशी कर लें, सुसाइड कर लें, और हम सब चैन से बैठे रहें। कितने दुख की बात है। आखिर कौन उनकी फिक्र करेगा? ठीक है, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमको रोमांटिक सोच और विजुअल थिंकिंग से निकलना चाहिए और हमको रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि अभी हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं, और रियल इश्यूज को एड्रेस न करने का एक कल्चर आ गया है, और नॉन इश्यूज को उभार कर पब्लिक को उसमें उलझाए रखने की आदत पड़ गई। तो हमें आगे बढ़कर उन रियल इश्यूज को खुद एड्रेस करना चाहिए। बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बन सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, गांव के लेवल पर, और हम सर्वे कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का
मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का इस बात पर कि पिछले चंद सालों में इस नतीजे में पहुँचा कि हमको खुद खड़ा होना चाहिए अपने मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए। चुनांचे बाज़ कर्नाटका और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए और डिस्ट्रिक्ट को कई जोन्स में बांटकर सर्वे करवाने शुरू किए। एक एक घर का सर्वे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाटसएवर। एक एक घर का सर्वे कि किस घर की क्या ज़रूरत है, किस गांव की क्या ज़रूरत है, किस मोहल्ले की क्या ज़रूरत है। और यकीन मानिए जब आप निकलेंगे देखने के लिए तो आपको लगेगा कि दो किस्म की दुनियाएं हैं। कितना गम है, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी परेशानियां हैं, लोग छुपाए बैठे हैं। कितनी बेटियां हैं गरीबों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही, कितने बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कितने बीमार हैं, मिलियंस लोग जिनका इलाज नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि उस सर्वे करते करते एक और काम शुरू किया कि जिसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो पूरी हो। अगर किसी गांव में अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, बिजली नहीं आई, तो हम सोलर प्लांट्स वहाँ लगाएंगे, हम सोलर पैनल्स वहाँ लगवाएंगे। सूरज की एनर्जी वहाँ, उसके ज़रिए से उन गाँव को बिजली मिले। तालीम के सिलसिले में हर बच्चे को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इससे आगे बढ़कर फिर और काम शुरू किया कि जब ये पता चला कि इस गांव में इतने किसान हैं और उन किसानों के विजिट करना शुरू किया, उन किसानों के पास जाकर उनके घर में बड़े अदब और एहतराम और मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ उनसे पूछना शुरू किया कि क्या आपके ऊपर कोई बैंक का लोन तो नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसा प्रेशर तो आपके ऊपर नहीं है। तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे मेरे अजीज बच्चों। दो किसानों ने इस तरह का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साहब बहुत कर्जा है। तो जब उनसे कुछ कहने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपनी एक बेटी को बुलाया। वो घर के अंदर से बेटी आई और किसान ने हमारे लोगों से ये कहा कि बस ये बेटी की शादी का इंतज़ार है, चंद महीने के बाद शायद इसकी शादी हो जाए, बस उसकी शादी के बाद तो मुझे आत्महत्या करनी ही है, कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि मैं तो अभी इंटरेस्ट ही नहीं पे कर सकता, कैपिटल मनी को मैं कैसे पे करूँगा। तो उनसे जब कहा गया कि अंकल प्लीज़ आप हमारी बात मान लीजिए, हम जिम्मा लेते हैं कि पूरे इंस्टॉलमेंट्स हम पे करेंगे और आपको इस घर को चलाना है, आप आत्महत्या मत कीजिएगा। हमें डर ये है कि आप आत्महत्या करेंगे, सज़ा हमको मिलेगी। हमसे खुदा पूछेगा कि तुम्हारे पड़ोस में मेरा एक बंदा रहता था और वो इतना परेशान था कि उसने अपनी जान दे दी और तुम कुछ नहीं कर सके, तुमने कुछ नहीं किया, तो हम गुनहगार होंगे, हमें बचा लीजिए खुदा की सज़ा से। ये काम जो शुरू हुआ है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या हो रहा है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकते। उनके करीब से कोई गुजर जाता है तो वो पैर छूते हैं, समझते हैं ये देवता लोग हैं आप लोग। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में ऐसे भी लोग मौजूद होंगे। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये जो कंपैशन है, ये जो ब्रदरहुड है, ये जो सच बोलने को आपको सिखाया जा रहा है। मैं बहुत ही एक उम्मीद है कि वाकई यही तरीका है इस ज़माने में यूथ को रिफॉर्म करने का, यूथ को एड्रेस करने का, यूथ की जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का। यही एक तरीका है। इस वक्त हमारे देश को सारी उम्मीदें यूथ से वाबस्ता हैं, आप लोगों से वाबस्ता है। और एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री पर खड़ा है हमारा मुल्क, एक क्रॉस रोड्स पर हम खड़े हैं। और इस हैसियत से इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स वो अब अपनी जिम्मेदारी को पहले से ज़्यादा सीरियसली महसूस कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो चेंज करते हैं सोसाइटी को वो यूथ ही करते हैं, वो यंग जनरेशन ही करती है।
ये अलग बात है कि उनको थोड़े एल्डर्स की गाइडेंस भी मिलती रहे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं सीरियस टॉक के बीच में एक आध कोई जोक ज़रूर सुनाता हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ कि नौजवान ज़्यादा भारी भारी बातें अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि उनको नींद आने लगे। एल्डर्स की रहनुमाई कितनी ज़रूरी है इसको समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़के की किस्मत लग गई कि बादशाह की बेटी शहजादी के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। वो कभी कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है और वो अपने को बहुत बड़ा शिकारी क्लेम करने लगता है। अब हो तो गया रिश्ता, जब सब कुछ तय हो गया कि किस वक्त बारात आएगी और क्या होगा, तब बादशाह के ऑफिशल्स ने उनको बताया कि देखिए हमारे बादशाह के ख़ानदान का कस्टम ये है कि कोई बूढ़ा बारात के साथ नहीं आएगा। आपको तो ये सुनकर खुशी हो रही होगी, नौजवान आएंगे और अगर कोई बूढ़ा आया तो गेट के अंदर से निकाल दिया जाएगा, बल्कि पूरी बारात को वापस कर दिया जाएगा। अब उस लड़के के दादा जिंदा थे और इंतज़ार में थे कि मेरे पोते की शादी होगी तो मैं भी खुशी के लिए मैं जाऊँगा। तो दादा को जब ये खबर वहशत असर मिली तो दादा को तो बहुत ही गम हुआ और दादा ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मैं तो ज़रूर जाऊंगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बगैर बारात जाए। वो ख़ानदान भी अच्छा था, अपने बुज़ुर्गों की बात की इज़्ज़त करते थे। बहुत समझाया लोगों ने दादा को कि आपकी जो ज़िंदगी इसी में गुजरी है, कोई इतवार ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर पे खाना खाते हो, तो इसलिए इस एक शादी को मिस कर दीजिए प्लीज़। आप घर पे बैठ के दुआ कीजिए, आपकी दुआ से शादी कामयाब होगी। मगर दादा भी दादा थे तो उन्होंने कहा कि ना, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। लोग बहुत परेशान हुए, अच्छे ख़ानदान था वो। तो दादा ने फिर एक शक्ल बताई कि देखो तुम लोग ढोलक तो ज़रूर लेके जाओगे, आखिर मुसलमान हो, और खूब ढोलक बजाओगे तो ज़रा बड़े साइज की ढोलक बनवा लो और मुझे उसके अंदर बिठा दो, और मैं तो वैसे भी ज़रा छोटा हो गया हूँ तो मुझे उसके अंदर छुपा देना और ढोलक बजाते हुए ले चलना। तो लोगों ने कहा चलिए ठीक है। बड़ी सी ढोलक बनवा ली गई और दादा साहब को बिठा लिया गया और लेके चले। सब हो गया, निकाह विकाह सब हो गया। अब आया खाने का वक्त। तो जब टेबल पर खाने के लिए बैठे तो बादशाह सलामत की तरफ से एक टीम और आई, हर एक के हाथ में एक लकड़ी थी, और उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान की रिवायत है कि जितने बाराती होते हैं उनके हाथ में हम हाथ से लेकर कोहनी तक एक लकड़ी बांध देते हैं, ये हमारे की रिवायत है। अब सब बारातियों की लकड़ी बांध दी गई, अब खाएं कैसे, हाथ तो मोड़ नहीं सकता। तो उस वक्त याद आया कि दादा से पूछें चल के। तो वो ढोलक के पास गए और बजाते बजाते चुपके से पूछा कि दादा जान मुसीबत आ गई। कुर्सी पर बैठ तो गए हम लोग खाने के लिए, शानदार खाने सामने रख के, भूख भी बहुत लग रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है, मगर हाथ में लकड़ी बंधी है, खाएं कैसे। तो उनका बहुत आसान काम है, तुम में से हर आदमी अपने सामने वाले के मुंह में लुकमा रख दे, सामने वाले को खिलाए, आसानी से एक दूसरे को खाना। तो उनका बिल्कुल ठीक है। वो आए और उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। बादशाह के अफसरान आए और कहा 1 मिनट रुकिए, आपकी बारात में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है। हमें तलाशी लेनी पड़ेगी कि कहाँ छुपा है वो बूढ़ा, इसलिए कि ये समझदारी आप नौजवानों की समझ में नहीं आ सकती थी, ये यकीनन किसी बूढ़े की बताई हुई बात है। बस इतना ही रिश्ता होना चाहिए। आप समझ रहे मेरे इशारे को? काम करना है, रेवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है, पॉजिटिव इनकलाब लाना है, देश को पस्तियों से निकाल कर ऊपर तक पहुंचाना है। नौजवानों ही को ज़्यादातर काम करना होगा, मगर जाहिर है कि कुछ ऐसे लोग
हमारे सोसाइटी में हर कम्युनिटी में मौजूद हैं जो बिल्कुल किसी अपनी ज़ाती गरज के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस, ऐसे लोगों का फीडबैक, ऐसे लोगों की रहनुमाई अगर हमारे नौजवानों को मिलती रहे और नौजवान उस रहनुमाई को सीरियसली लेते रहें, तो मुझे लगता है कि अगले 20-25 साल में हम अपने इस मुल्क का नक्शा बदल सकते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मेरे पास, मैं फिर कहता हूँ, अल्फाज नहीं है कि ये जो काम, अजीम काम शुरू किया है मुनव्वर ज़मा ने। मैं बहुत दिन से इसकी तफसीलात सुन रहा था, लोग मुझे बताते थे क्या क्या हो रहा है, और मैं चुपके चुपके और तो कुछ कर नहीं सकता था, कभी कभी दिल से दुआ ज़रूर निकलती थी। और आज मैं इंतहाई पुरुम्मीद होकर, पहले से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनकर, पहले से ज़्यादा उम्मीदें लेकर यहाँ से जाऊँगा, इस यकीन के साथ कि उम्मत और इंसानियत का मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। और ये डिपेंड करता है आप नौजवान बच्चों और बच्चियों पर। आप हमारे जिगर के टुकड़े हो, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, आपकी नाकामी हमारी नाकामी है, आपकी रुसवाई हमारी रुसवाई है। और मैं तो एक ज़माने में खुलकर वेदास की रोशनी में ये कहा करता था कि जब तक ये भारत लीडिंग रोल नहीं प्ले करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का लीडर जब तक ये भारत नहीं बनेगा, जब तक वैल्यूज़ के साथ, जिसका टैलेंट भारत में बहुत ज़्यादा है, ये जब तक नहीं लेगा, तब तक दुनिया के हालात सुधर जाएं, ऐसी मुझको उम्मीद बहुत कम है। ये जो इस वक्त आप बज़ाहिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ये नाम है, आप इस्लाह का काम कर रहे हैं, आप रिफॉर्म कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी को, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपके चेहरों से ये बात साफ लग रही है कि जो कुछ, जिस हालत में आप आए थे, आज आप उससे अपने आप को बहुत बेहतर हालत में पा रहे हैं। Am I right? आपके विजन बेहतर हो गए, आपके फ्यूचर के प्रोग्राम्स बेहतर हो गए, आपकी प्रायोरिटीज़ बेहतर हो गई, आपकी सोच पॉजिटिव हो गई। और अब आप सिर्फ ये सोचकर कि मैं कुछ ऐसा मेरा करियर बन जाए कि मैं लाखों रुपए महीना कमाने लगूं, मुझे नहीं लगता कि अब आपके अंदर इतनी नैरो किस्म की सोच बाकी रही होगी। आप सब के अंदर एक इरादा जगा होगा कि हमको अपनी ज़ात और अपनी फैमिली के साथ, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने विलेज को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को कुछ देना है। और जिसको भी नसीब हो जाए, मुनव्वर ज़मा, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए, आपकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो काम अल्लाह आपसे ले रहा है उस पर आपको खुद और आपकी पूरी टीम को शुक्र करने की तौफीक दे। और सलीम शेख साहब किस कदर खुश नसीब और मुबारकबाद के लायक हैं कि उन्होंने किस तरह वेलकम किया है, सपोर्ट कर रहे हैं इस किस्म के कामों को, और कितने और कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल इदारे आप चला रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपसे और आपकी फैमिली से सिर्फ बरोच में नहीं, गुजरात में, बल्कि उससे आगे बढ़कर इंडिया में कुछ ऐसे काम ले ले जिससे हमारा मुल्क, उसका क़िबला ही बदल जाए। मैं अपने मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में आज भी बहुत पुरुम्मीद हूँ। मैं नेगेटिव जो साइंस आ रही हैं या इंडिकेशंस आ रहे हैं, उनके पीछे बहुत पॉजिटिव किस्म के साइंस देख रहा हूँ। इस वक्त उनको एलेबोरेट करने की ज़रूरत, क्या क्या वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। और एक चीज़ और मुझे बहुत उम्मीद मेरे अंदर पैदा करती है कि जब जुल्म हद से बढ़ने लगता है तो फिर जो लोग तमाशाई होते हैं वो भी सिर्फ तमाशाई नहीं रहते, वो भी मजलूमों के साथ खड़े हो जाते हैं। और फिर वो इनकलाब आता है जिसकी हम सब तमन्ना करते हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को लीड करेगा, वैल्यूज़ के सिलसिले में भी और कल्चर के सिलसिले में भी। हमारे मुल्क में वो सलाहियत आज भी मौजूद है, और वो सलाहियत न होती तो ये खूबसूरत चमकते हुए चेहरे यहाँ मौजूद न होते। बस मैं इन्हीं अल्फाज पर
अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ उन सब हजरात का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और नज़र बद से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया।